दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर थैंक यू। लास्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 61 श्री नीरज सैगर जी। प्रश्न संख्या 61। Honorable Minister. Sir, a statement is laid on the table of the House. The first supplementary, Sri Neeraj Sagar ji. सभापति जी, पहले मैं आपको बधाई दूंगा, आपका संरक्षण भी चाहूंगा। बलिया का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। 1857 की जब पहली लड़ाई आज़ादी की लड़ी गई, उसके नायक मंगल पांडे जी थे। गांधी जी ने जब भारत छोड़ो का 1942 का आंदोलन किया था, तो बलिया चित्तू पाणे के नेतृत्व में 13 दिन तक आजाद रहा था। 1975 में जब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई वहां हम लोग के नायक आदरणीय जयप्रकाश जी ने लड़ी। हमारे पिताजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जनेश्वर मिश्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैं अनगिनत नाम ले सकता हूं बलिया के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से बस यही आग्रह करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले वंदे भारत का ट्रायल रन हुआ था बलिया के लिए। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी वहां एक परमानेंट वंदे भारत हमारे पहले नायक आजादी के मंगल पांडे जी के नाम पर करें, और उसी के साथ साथ जयप्रकाश, मैं बार बार ये बात कहता हूं और आग्रह करता हूं, जयप्रकाश जी के नाम पर एक बकुल्हा स्टेशन है। हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और उसमें आगे भी कुछ बात पड़ी थी कि जयप्रकाश जी के नाम पर उसका नाम किया जाए। You put your question, let the minister respond. The question is, क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी वंदे भारत और बकुल्हा स्टेशन का नाम बदल के जयप्रकाश जी के नाम पे करेंगे? Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, Balia is indeed one of the most important historical place, और जैसा मेरे साथी माननीय सांसद जी ने आज बलिया के बारे में पूरा विस्तृत विवरण दिया, उससे ये पूरा हाउस सहमत है। और जिस तरह से बलिया का कंट्रीब्यूशन है भारत के इतिहास में, उसको निश्चित भाव पे सारा देश नमन करता है। माननीय सांसद जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बलिया के लिए बार बार लगातार फॉलोअप करने के कारण आज बलिया में 82 ट्रेन सर्विसेज चल रही है, और जिसकी कंप्लीट लिस्ट इस आंसर के साथ रखी है। और इसके अलावा भी बलिया स्टेशन का कंप्लीट नवनिर्माण किया जा रहा है, जिसमें बलिया की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, दृष्टिकोण है, उसको भी उस डिजाइन में इंक्लूड किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सांसद महोदय के साथ विस्तृत चर्चा करके, और कोई भी उनके एरिया का स्टेशन है तो वो जरूर मेरे साथ बैठ के उस स्टेशन के डेवलपमेंट की बात करें, उसमें जरूर उनकी मदद की जाएगी। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री नीरज सागर जी। मेरा दूसरा प्रश्न है सभापति जी, कोविड के बाद कई ट्रेनों का स्टॉपेज जो स्टेशनों पे होता था वो खत्म कर दिया गया, और कई स्टेशन ऐसे थे जो पहले स्टेशन थे अब हॉल स्टेशन हो गए। तो कई स्टेशन जैसे हमारे यहाँ ताजपुर है, रेवती स्टेशन है, सागरपाली है, चितबड़ा गांव है, इसके कई जो हमारे लोग हैं वहाँ के बड़े उच्छृंखित हैं कि स्टेशन पहले स्टेशन था अब हॉल स्टेशन हो गया। और दूसरा, जो पहले ट्रेनें रुकती थी कोविड के पहले, अब नहीं रुक रही हैं। माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या आगे की ये ट्रेन रुकेंगी या इन हॉल स्टेशनों को स्टेशन फिर के दर्जा दिया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सांसद महोदय ने स्टेशन से हॉल्ट में कन्वर्जन का नाम लिया है, वो मैंने नोट किया है। उसके ऊपर जानकारी लेकर मैं माननीय सांसद जी को जरूर दे दूं। The third supplementary, Dr. Bhim Singh जी। धन्यवाद महोदय। ये जो प्रश्न है बक्सर और बलिया दोनों से मिला जुला प्रश्न है। माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया नाम परिवर्तन का। मैं भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा बक्सर के संदर्भ में। बक्सर एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। भगवान श्री राम को लेकर के विश्वामित्र जी
जो राक्षसों के खिलाफ अभियान चलाया वह बक्सर से ही प्रारंभ हुआ और बक्सर में ही ताड़का का वध हुआ। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या यह उचित नहीं होगा कि बक्सर का भी नाम परिवर्तन करके स्टेशन का महर्षि विश्वामित्र के नाम पर किया जाए। क्या सरकार के पास ऐसा कोई विचार है? ऑनरेबल मिनिस्टर। मान्यवर सभापति महोदय, मान्यवर सांसद जी ने बक्सर के पौराणिक महत्व के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया। मैं मान्यवर सांसद महोदय के समक्ष रखना चाहूँगा एक विषय कि भारत गौरव ट्रेन के सर्किट में जो सबसे पहली ट्रेन चालू हुई थी वो थी रामायण सर्किट, और उसमें बक्सर में जिस तरह से जितने भी यात्री उस भारत गौरव ट्रेन से रामायण सर्किट में गए, जब भी बक्सर जाते थे, बक्सर पहुंचकर उन्होंने उस जगह का जो अनुभव लिया वो एक वाकई अविस्मरणीय अनुभव है। और इसी कारण बक्सर स्टेशन को नवनिर्माण उसी थीम पे किया जा रहा है जो कि पौराणिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मान्यवर सभापति महोदय, मैं एक और विषय आपके सामने रखना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट बढ़ाया है वो एक वाकई हिस्टोरिक स्टेप है। आप अगर डेटा देखें माननीय सभापति महोदय, 2014 से पहले मात्र 1100 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के लिए बजट होता था। आज वो 18 गुना बढ़कर 19,800 करोड़ रुपए हो गया है और इसके कारण उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में भी बहुत तेजी से आगे प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। ओवरऑल देश के पूरे देश में चाहे स्टेशन हो, रेलवे के नए ट्रैक बनाने का काम हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। The fourth supplementary, श्रीमान राम जी। धन्यवाद मान्यवर। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी के लिए मैंने कई बार आग्रह भी किया है कि लखीमपुर खीरी जो कि एक पौराणिक स्थान भी है, वहां कई सारे तीर्थ स्थल भी हैं और दुधवा टाइगर रिजर्व पार्क भी है और इंटरनेशनल बॉर्डर पार्क और जो नेपाल का बॉर्डर लगता है वो भी है। उसको लेकर के मैंने कई बार माननीय मंत्री जी से भी कहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा था कि हमारे लखीमपुर से एक बड़ी लाइन की ट्रेन दिल्ली या मुंबई के लिए चाहिए, ताकि वहाँ 40 लाख के ऊपर की आबादी है और नेपाल से बहुत से लोग आते हैं, तो उन्हें कोई दिल्ली या मुंबई आने के लिए कुछ सीधी ट्रेन नहीं है, उन्हें ब्रेक जर्नी करनी पड़ती है। तो इसको लेकर मैंने माननीय मंत्री जी से कई बार कहा है, कई बार आग्रह भी किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या लखीमपुर खीरी के लिए कोई दिल्ली या मुंबई के लिए ट्रेन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो प्रश्न बक्सर और बलिया का था और लखीमपुर खीरी के विषय में जो माननीय सांसद जी ने आज विषय रखा है उसको मैंने नोट किया है। इसके बारे में जानकारी लेके उनको मैं दूंगा। फिफ्थ सप्लीमेंट्री, आरपीएन सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस रेलवे पे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। पहले तो मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जो कायाकल्प उन्होंने रेलवे में किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे जिस तरह के पैसे उत्तर प्रदेश में आए हैं उनके लिए एक बार हृदय से धन्यवाद। मैं जो हमारे सांसद नीरज शेखर जी ने बलिया की बात करी, मैं भी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से आता हूं, कुशीनगर जनपद से आता हूं, जो बुद्ध भगवान की महापरिनिर्वाण की स्थली है। मैं रेलवे मंत्री जी से आग्रह करूंगा, उनकी दृष्टि पूरे देश पर है, परंतु कुशीनगर जनपद जहां का मुख्यालय पडरौना है वहां कुछ ट्रेनें चल रही हैं क्योंकि बुद्ध की स्थली है। मैं चाहता हूं कि रोजाना वहां से बड़े शहरों के लिए पडरौना से लोगों को, देश को जोड़ने का काम करे कि पर्यटकों को और वहां के यात्रियों को फायदा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, इस पर ध्यान माननीय सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय ने कुशीनगर की बात की है, इनके साथ मेरे और भी पहले चर्चा हुई है और यथासंभव प्रयास किया जा रहा है
कुशीनगर का जो बहुत इम्पोर्टेंट हेरिटेज है उसके अनुसार और ट्रेन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा भी मैं माननीय सांसद महोदय से और उनके विचार लेकर, उनके प्रस्ताव लेकर उस पर यथासंभव प्रयास करेंगे। Thank you. Question number 62, Srimati Jabi Mater Hisim. Sir, question number 62. Sir, Honorable Chairman, sir, a statement has been laid on the table of the House. First supplementary, Srimati Jabi Matur Hisam. Sir, my first supplementary is, in early November, in my home state of Kerala, a very shocking incident happened wherein a 19-year-old girl, Srikuti, was kicked out of a moving Kerala Express train and she suffered grave injuries, and still, even in its 1 month, she is still undergoing treatment in Trivandrum Medical College. The women are in fear regarding the women's safety of travelling in the train, especially in the night and also even in the platforms. Sadly, the Railway Protection Force nor the Kerala Police is a failure in ensuring women's safety in the train and platforms. No, you be specific about your question. Yes, my question. Sir, my question is, so far no compensation is given. I urge the government to give compensation. My question is whether compensation will be given to her, and also the steps taken by the railways to ensure safety of women in train. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, the question is related to asset reliability and punctuality of trains. Still, Honorable Member has asked a question about the incident which happened on 2nd November. I have the full details of that incident. In that incident, one intoxicated passenger had an altercation with two other passengers who were sitting on the footsteps of the train. And after that altercation, the intoxicated passenger kicked the other passenger, and very unfortunate incident happened. The entire incident was captured on the CCTV cameras which are installed in the coach, and immediately action was taken by Railway Police as well as the GRP, and the person has already been arrested. He is right now in judicial custody, and the patient is unfortunately still in a very sad, very traumatized condition, and we are constantly working with the family also to make sure that whatever best support can be given from the central government we are giving. And I also request through the Honourable MP that please request the state government also to give the best possible support. Second supplementary, Srimati Jabi Mathur Isam. Sir, Honourable Railway Minister has said, which is in public domain also, that regarding the railway development of Kerala, the union government has done their part, but in terms of development of railway projects in Kerala, whether it's doubling or whether it is the Angamali-Shabari line project, it is the state government which is not doing their obligations which they are supposed to do. Now the state government is saying... Sir, Madam, my question. Sir, I am coming to the question. I am interfering now. You be specific about a project. Yes, my specific question. My specific question to the Railway Minister is, what is the status of developmental projects of Kerala, and who is not doing the obligation, and special context of Shabari Rail project? Honourable Minister. Honourable Chairman, sir. Honourable Chairman, sir. No. Honourable Chairman, sir. This so-called fight between John Vidas, you have no right to disturb others. Very interesting. This so-called fight between them looks like a facade which is basically hurting the people of Kerala. The Honourable Chairman, sir, the reality is that the Government of India and our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, they are committed to develop the railway network in Kerala, and I would like to give 3-4 examples of this entire commitment. First is the budget for Kerala has been increased significantly,
increased. Wait, let him complete. Let him complete. No. You please take your seat. Significantly. Don't interfere. Let him answer it. You hear it. Please. Honorable Chairman, sir, from a budget of mere 372 crore rupees, that number is now 3,042 crore rupees, which is more than 8 times compared to the past. First. Second, Honorable Chairman, sir, right now we are taking up projects for complete revamp of the railway network in Kerala, and I'll give the examples, the actual DPR work which is currently going on right from north in northern parts of Kerala, from Kasaragod to Kozhikode to Shornur. DPR of 3rd and 4th line is being prepared. From Shornur to Ernakulam, DPR of 3rd line is being prepared. From Shornur to Coimbatore, DPR of 3rd and 4th line, which is going via Palakkad, that is being prepared. From Ernakulam to Kayankulam via Kottayam, 3rd line DPR is being prepared. From Kayankulam to Thiruvananthapuram, sir, they cannot listen to development work. You they have no me. interest in development work, you sir. address to me, Honorable Minister, sir. Don't worry about you yes, please sir. address to me. Sir, from Kayankulam to Thiruvananthapuram, 3rd line work is going on. From Thiruvananthapuram to Nagarkoil, 3rd line DPR is going on. On Angamali Sabrimala line, the central government has already told the state government that please start land acquisition. As soon as you start the land acquisition, the next step can start. Honorable Chairman, sir, out of the 105 numbers of ROBs in the state, out of the total 127 ROBs in the state, 105 ROBs are delayed on account of the state government. Honorable Chairman, sir, you would be surprised to know that there are 63 ROBs where the state government is not even finalizing the alignment of the ROB. That is the level of support from the state, sir. Sir, this is something. These two sides can always create the facade of fighting, but internally they are all connected, sir. They are all working towards one aim, which is non-development of Kerala is their aim. Honorable Minister, you be specific about your answers. Thank you. Dr. Sasmit Patra ji. Honorable, that is third Chairman, supplementary. Sir. Honorable Yes. Chairman, sir, my specific question to the Honorable Minister arises from para 8 of his reply, which refers to Kavach version 4.0. Now, Kavach version 4.0, and essentially Kavach itself is a very important element in the safety of railways in this country. Kavach version 4.0 has been commissioned in Palwal, Mathura, Kota, Nagda section and in Howrah-Bardhaman section so far. My specific question to the Honourable Minister is, by when would the commissioning of Kavach 4.0 cover the East Coast, starting from Howrah up to Chennai, crossing the state of Odisha? And especially because I represent the state of Odisha in the House, my specific interest is if the Honourable Minister can provide specifically by when Kavach 4.0 would cover the railways of the state of Odisha. Thank you, Honourable Chairman, sir. Mr. Patra is a very well-educated and a highly erudite member of this House and is also a good friend of mine. I would like to inform him that Kavach is a very, very complex system which has 5 major subsystems. First subsystem is installing a complete optical fiber cable along the railway tracks. Second subsystem is installing the telecom towers all along the railway tracks at a certain distance defined by the availability of the radio signals. The subsystem 3 is installing Kavach data center, which is an edge data center at every intermediate station. The subsystem 4 is the track Kavach system,
which is installed every few hundred meters along the track, on the track actually. And the fifth and final thing is the Kavach device, which is installed on the locomotive or on the train. This is a very complex system. It has to be designed for each and every section of the train, Honorable Chairman, sir. And our team is working day and night to make sure that this thing, which should have been installed in the 1990s or in the 1980s, that work is now being done from 2014 onwards, something which rest of the world has done way back. Now that work has been taken up after Prime Minister Narendra Modi ji took the responsibility of the country. Since then the development started. This is called Automatic Train Protection System, and the work is going on at a very fast pace. Throughout the country the work is going on. Odisha is included as a part of that project, and this is really giving us very good results, Honorable Chairman, sir. Fourth supplementary, Derek O'Brien. You be specific to the question. Sir, my supplementary request is on number 65, sir. I think there's been a mistake there. This is 62. On number You have written 62. 65, sir. On the Manrega, the minister is there. Not No, on no, this then one. that we will come Yeah, to that yes, later. sir. Please, please. Sri Naresh Bansalji. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित धन का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और रखरखाव के लिए नई मशीनरी खरीदने की योजना कब तक पूरी होगी। भारतीय रेलवे में ट्रेनों के बार बार लेट होने के प्राथमिक कारण क्या हैं और सरकार समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस कदम उठा रही है। माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री बंसल जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इसमें मैं माननीय सांसद महोदय को जानकारी देना चाहूँगा कि इन 11 वर्षों में रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। इसमें इतना फोकस दिया गया है सेफ्टी पे, और सेफ्टी पे जिस तरह से फोकस दे के सिस्टमेटिक तरीके से काम करके हर एक जो भी एसेट फेलियर होता था या जो भी कारण होता था, उस कारण में एक साइंटिफिक तरीके से रूट कॉज एनालिसिस, रिलायबिलिटी एनालिसिस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस पे बहुत सारी नई प्रैक्टिसेस स्टार्ट की गई है। इन प्रैक्टिसेस का रिजल्ट भी बहुत सिग्निफिकेंटली अच्छा आया है। माननीय सभापति महोदय, इन सब बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस के कारण जो करीब करीब आज 25,000 ट्रेन डेली चलती है इस पूरे रेलवे नेटवर्क पे, और इसमें एसेट फेलियर्स रिड्यूस होके मात्र 2% से कम रह गए हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है ओवर द पास्ट। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, अगर हम कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स की बात करें तो जो 2014 में 135 एक्सीडेंट थे और एवरेज 2004 से 2014 के बीच में 171 एक्सीडेंट थे, वो भी 90% रिड्यूस हो गए हैं। और इसमें और भी फोकस है किस तरह से एक एक पॉइंट पे मेहनत करके उसका रूट कॉज निकाल के उसमें सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट कर किस तरह से उसको और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करें। माननीय सांसद महोदय ने पंक्चुअलिटी की भी बात की। पंक्चुअलिटी में माननीय सभापति महोदय, ओवरऑल पंक्चुअलिटी रेलवे सिस्टम की आज 80% टच कर गई है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। और इसमें रेलवे के करीब 70 डिविजन्स में से 25 डिविजन्स ऐसे हैं जहां पे पंक्चुअलिटी आज 90% से अधिक हो गई है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विद ऑल ह्यूमिलिटी आई वुड लाइक टू से कि आज रेलवे के पंक्चुअलिटी में जो इम्प्रूवमेंट आया है, इसका कई जगह से कई माननीय सांसद महोदय भी कई बार मैसेजेस भेजते हैं कि अच्छा हुआ है और इम्प्रूव करना चाहिए, और कई यूरोपियन कंट्रीज के रेलवे नेटवर्क से बेटर पंक्चुअलिटी में भी पहुंच गया। लेकिन इससे ज़्यादा मेहनत और करनी है और इससे बेटर और परफॉर्मेंस करना है, ऐसा प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन है और उसमें पूरी टीम लगी हुई है। माननीय सभापति महोदय। फिफ्थ सप्लीमेंट्री, प्रोफेसर मनोज कुमार झा।
शुक्रिया माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न भी है और आग्रह की शक्ल में है। अंडरपास को लेकर के क्या सरकार रेलवे अंडरपास को लेकर के क्या कोई नीति परिवर्तन हुआ है? और एक आग्रह चूंकि मैं पहले भी लिख भी चुका हूं, सुपौल में झखराही रेलवे फाटक है, सुपौल बिहार, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास है, तो मैं समझता हूं उस पर पहले भी बात हुई है। तो जो भी रेलवे अंडरपास है उसको त्वरित गति से, क्योंकि अक्सर वहां सामान्य जन को दिक्कत होती रहती है, तो रेलवे अंडरपास को लेकर के बल्कि पूरे बिहार के लिए मैं आपके समक्ष ये मांग रख रहा हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, प्रोफेसर मनोज झा जी ने जो विषय उठाया है, आरओबी और आरयूबी की पॉलिसी में विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये सेफ्टी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और आरओबी में जो ओवर ब्रिजेस हैं, ओवर ब्रिजेस में विशेषकर करीब 100 के आसपास स्टैंडर्ड डिजाइन्स बनाई गई है, जिससे कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, नेशनल हाईवे हो और रेलवे के अपने डिविजन्स हो, वो जल्दी से जल्दी उसका अप्रूवल करवा सके। और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया माननीय सभापति महोदय। अभी करीब करीब 1000 फ्लाईओवर और अंडरपासेस एक साल में बनने लग गए हैं, और इसका देश भर में इसका प्रभाव भी अच्छा है। और अंडरपासेस में भी नई डिजाइन लेके आए हैं, जिससे कि जो पानी भरने की समस्या थी उसमें भी एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि पंपिंग करना एक सोल्यूशन था, लेकिन डिजाइन में चेंज करना परमानेंट सोल्यूशन है, उस पर भी काम किया गया है। और जिस जगह का आपने कहा सुपौल के बारे में, उसको मैंने नोट किया है, मैं इसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी लेके माननीय सांसद महोदय को बताऊं। क्वेश्चन नंबर 63 श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक जी। 63। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक बड़ा विस्तार से विवरण सभा पटल पर रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ता है कि मेरा सवाल जो 3 हिस्सों में है, उसके किसी भी हिस्से का जवाब देने का इस विवरण में कहीं पर कुछ नजर नहीं आता। मेरा सवाल, किसान और उनके संगठन क्या एमएसपी के लिए लीगल गारंटी के संदर्भ में आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं? दूसरा, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है, कोई लीगल गारंटी देने के लिए कोई कानून बनाने जा रही है? अगर है तो उस संदर्भ में पूरा ब्यौरा सामने रखे, और नहीं तो क्यों नहीं? लीगल गारंटी एमएसपी के लिए सरकार देने के लिए तैयार है या नहीं? बस इतना जवाब दीजिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा मुकुल जी को। किसानों से जुड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। पहले मैं सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसके प्राण, और किसानों का कल्याण मोदी सरकार का सर्वोच्च संकल्प है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, अभी वो दुर्भाग्य की बात कर रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है जिसने उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और उत्पादन के ठीक दाम देना, ये तीनों काम किए हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाना चाहता हूं, एमएसपी लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर घोषित की जाए, ये स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी। और तब जब इनकी यूपीए की सरकार थी, ये कैबिनेट नोट मेरे पास है, इस सरकार ने स्पष्ट इनकार कर दिया था और ये कहा कि एमएसपी की सिफारिश सीएसपी द्वारा संबद्ध घटकों की किस पर विचार करते हुए वस्तुकर मानदंड पर की जाती है, अतः लागत पर
कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में बिक्री आ सकती है और इन्होंने गारंटी नहीं दी। मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 19 में ये तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाएगी। और माननीय सभापति महोदय, हमने केवल एमएसपी तय नहीं की, यूपीए की सरकार, वो 13-14 की बात कर रहा हूं, 4-5 की बात नहीं कर रहा हूं, 13-14 में जितनी एमएसपी देती थी उससे दुगनी एमएसपी घोषित करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, जब उधर की सरकार थी एमएसपी 1310 रुपया धान पर, हमने 2369 रुपया कर दी। ज्वार पर 1500 थी, हमने 3699 रुपया की। बाजरा पर 1250 थी, हमने 2775 की। रागी का 1500 थी, हमने 4886 रुपया की। हमने तुअर पर 4300 थी, हमने 8000 रुपया की। मूंग पर 4500 थी, हमने बढ़ा के 8768 रुपया की। उड़द पे 4300 थी, हमने 7800 रुपया की। मूंगफली पे 4000 थी, हमने 7263 रुपया की। सूरजमुखी पर 3700 थी, हमने 7721 की। ये सारा विवरण गेहूं पर 1400 रुपया देते थे, हमने 2585 रुपया देने का फैसला किया। जौ पर 1100 रुपया देते थे, हमने 2150 रुपया देने का फैसला किया। चने पे 3100 देते थे, हमने 5875 रुपया देने का फैसला किया। सरसों पे आप 3050 रुपया देते थे, हमने 6200 रुपया देने का फैसला किया। और केवल इतने ही नहीं माननीय सभापति महोदय, एमएसपी दुगनी की और खरीद चौगनी की। ये विवरण मेरे पास है माननीय सभापति महोदय, मैं वो भी रखना चाहता हूं ताकि देश सच को जाने। धान जो आपने खरीदी थी 43 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन, 10 साल में 4 से 14 हमने खरीदी 79 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन। गेहूं आपने खरीदा 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन, हमने खरीदा 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन। और दलहन का माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आपने खरीदी थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन, नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदी 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन। आप कब खरीदते थे माननीय सभापति महोदय? तिलहन 47 लाख 75 हजार मीट्रिक टन आपने खरीदी, हमने 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन खरीदी। हमने सभी फसलें एमएसपी की, आपने खरीदी 69 करोड़ 87 लाख मीट्रिक टन, हमने खरीदी 117 करोड़ 32 लाख मीट्रिक टन। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो किसान के हितों की चर्चा करती है। और माननीय सभापति महोदय, रुपयों में भी चर्चा हो जाए, आपने धान खरीदी 4,44,000 करोड़ की, हमने खरीदी 14,87,000 करोड़ की। गेहूं आपने खरीदा 2,56,000 करोड़ का, हमने खरीदा 6,38,000 करोड़ का। दलहन आपने 1,900 करोड़ की खरीदी, हमने खरीदी 1 लाख करोड़ रुपए की। तिलहन आपने 9,000 रुपए की खरीदी, हमने खरीदी 67,000 करोड़ की। और माननीय सभापति महोदय, देश ये जाने, आपने सभी एमएसपी फसलें 10 साल में खरीदी 7,41,000 करोड़ की, हमने खरीदी 24,49,000 करोड़। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं यही सोच रहा था कि अगर माननीय मंत्री महोदय की तरह अगर सांसदों को भी अपना सवाल पूछने के लिए इतना समय मिल जाए तो एक ही सवाल प्रश्नकाल में होगा। इतना लंबा जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दिया, लेकिन फिर भी जो सवाल मैंने पूछा वो अनुत्तरित है। 1,12,000 किसानों ने पिछले 10 सालों में आत्महत्या करी। किसानों पर आज 28,50,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। हर किसान परिवार पर कम से कम 1 लाख का कर्जा है। ये स्थिति है।
मैं लीगल गारंटी की क्यों बात कर रहा हूं उसकी एक मिसाल देता हूं। 15 नवंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर थे और इस दौरे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करी सार्वजनिक सभा में कि सोयाबीन को प्रति क्विंटल 6,000 रुपए एमएसपी दूंगा। 24 निकल गया, 25 निकल रहा है, लेकिन अब भी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री से बस सर एक मिनट, आपने एमएसपी की बात करी, कितना खरीद किया उसकी बात करी, एक जवाब आप दीजिए कि स्वामीनाथन कमीशन ने तय किया हुआ C2 प्लस 50% इस आधार पर आप खरीद कर रहे हैं या A2 प्लस FL प्लस 50% इस पर खरीद कर रहे हैं? कृपा करके जवाब दीजिए। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। उन्होंने तो 50% मुनाफे के लागत में 50% घोषित करने को भी मना कर दिया था। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम रिकॉर्ड मात्रा में एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी सरकार ने जिसने तय किया है सारी दलहन, तुअर, मसूर, उड़द 100% जितना किसान पैदा करेगा हमारी सरकार खरीदने का काम करेगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आईना भी दिखाना चाहता हूं। सवाल पूछे जाते हैं लेकिन हमको ईमानदार भी रहना चाहिए। जहां हम सत्ता में हैं हम क्या कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं मुकुल जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं, तुअर 100% खरीदने का हमारा फैसला है। और पिछले साल कर्नाटक की सरकार ने 24-25 में तुअर खरीदने की बात कही तो हमने कर्नाटक की सरकार का 100% खरीदो, उनका 100% नहीं, हमें केवल 25% की स्वीकृति दो। तब हमने 25% की स्वीकृति माननीय सभापति महोदय उनको दी, लेकिन वो भी उनने नहीं खरीदी। हमने स्वीकृति दी 3,06,150 MT की और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने खरीदी 2,16,303 मीट्रिक टन। जो गारंटी है उस गारंटी को भी आपकी सरकारें खरीदती नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? मैं कहना चाहता हूं, इनने तो कोई फार्मूला माने ही नहीं और सारे फार्मूले, हमारा एक ही फार्मूला है, किसानों का कल्याण। और इसलिए हम तुअर खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे, उड़द खरीदेंगे। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के किसान ये जाने, हमने ये भी तय किया है कि अगर फल और सब्जियां, ये देश के किसान जाने, इसलिए मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कभी यूपीए की सरकार ने नहीं खरीदी, लेकिन एनडीए की सरकार ने, चाहे वो टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, यहां तक कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा सेब खरीदे। हमने 1,16,571 मीट्रिक टन सेब खरीदने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, MIS योजना के अंतर्गत, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत अंगूर मिजोरम ने कहा खरीदो तो सरकार ने अंगूर खरीदा। आंध्र प्रदेश ने कहा लाल मिर्च और कर्नाटक ने कहा था अदरक खरीदो, तो अदरक खरीदने की अनुमति भी हमने दी कर्नाटक की सरकार को। 59,948 टन अदरक भी खरीदा। हम अंगूर खरीदे, हम सेब खरीदे, हम अदरक खरीदे, हम मिर्च खरीदे। लाल मिर्च कर्नाटक की सरकार ने कहा था लाल मिर्च खरीदेंगे, 73,732 मीट्रिक टन लाल मिर्च खरीदी। आपने कर्नाटक ने कहा आम ज्यादा पैदा हो गए, आम खरीदिए, हमने कर्नाटक को अनुमति दी। 2,50,000 मीट्रिक टन आम खरीदने का काम किया। हम आम खरीद रहे हैं, हम प्याज खरीद रहे हैं, हम लाल मिर्च खरीद रहे हैं, हम सेब खरीद रहे हैं, हम अंगूर खरीद रहे हैं। और आप हमसे सवाल कर रहे हैं किसान के उत्पाद का ठीक दाम देना,
ये हमारा संकल्प है और किसानों के हित में इस संकल्प को माननीय सभापति महोदय हर हालत में हम पूरा करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अमरपाल मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के लिए नित नए आयाम जो योजनाओं को लेकर के, चाहे किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, सब पे बारीकियों से काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी को लागत के 50% से अधिक देने के लिए जो सिफारिश किया था, क्या सरकार ने उसको लागू किया है? माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए कुल लागत जो आती है उस पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी पर खरीदने का जो उन्होंने सिफारिश की थी उसको पूरी तरह से माना है और उसी पर हम खरीद करने का काम माननीय सभापति महोदय कर रहे हैं। और कई फसलों पर तो केवल 50% नहीं, 50% से ज्यादा दाम भी देने का काम कर रहे हैं। द फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर जॉन प्रिटास। Thank you, sir. Sir, I will ask specific question to the Honorable Minister, who is on a campaign mode. Sir, whether there have been demands to increase the number of crops for which MSP is mandated, A. B. Whether recommendations were given by the Commission for Agriculture Cost and Prices to widen the ambit of MSP coverage. And the C part, is it a fact that an amount of 1,206.69 crores remain unpaid to Kerala from the centre for the MSP, for the paddy procurement since 2017-18? If so, when is he going to release this fund to Kerala? Specific questions, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैंने ये बताया कि जो अधिसूचित 22 फसलें हैं उसके अलावा भी MIS योजना के अंतर्गत या फिर PM आशा के अंतर्गत हम दलहन और तिलहन को भी खरीदने का काम करते हैं। अब ये बकाये की बात कर रहे हैं, हिसाब अगर बराबर होगा तो देंगे और हिसाब किताब गड़बड़ होगा तो उसकी जांच करेंगे। श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी। पति महोदय, आपका आभार। आपने मुझे देश के किसान के हित में अपनी बात प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि 2014 से पहले SSP फसलों की कितनी खरीद होती थी और 2014 के बाद कितनी खरीद होती है? क्या इसमें कोई वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इसके ब्यौरा क्या है? आदरणीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि धान, गेहूं जैसी फसलें जितनी आती है सरकार खरीदती है। 2014 के पहले इतनी नहीं खरीदी जाती थी। और दलहन और तिलहन की फसल के लिए तो 2014 के पहले खरीदने का नाम मात्र का काम होता था। जैसे मैंने बताया 6 लाख मीट्रिक टन ही 10 साल में खरीदी, लेकिन हमने तय किया, PM आशा योजना बनाई और उसको पूरी तरह से खरीदने का काम किया। तुअर, मसूर और जो उड़द है और यहाँ तक कि चना भी हम पूरी तरह से खरीदेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कई राज्य सरकार खरीदने में ढिलाई करती है, पूरा खरीदती नहीं है और इसलिए किसान को दिक्कत होती है।
इस बार मैं सदन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूं कि हमने ये तय किया कि तुअर, मसूर, उड़द और चना जैसी फसलें राज्य सरकार अगर कम खरीदेगी, नहीं खरीदेगी, तो नेफेड जैसी एजेंसी के माध्यम से सीधे भी जाके हम खरीदने का काम करेंगे ताकि किसान को ठीक दाम मिल सके। इसका काम भी हम करेंगे। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं बताना चाहता हूं कि 2004 से 14 के बीच सभी एमएसपी, जो खरीफ की जो एमएसपी फसलें थी, वो केवल 46 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी। इस सरकार ने 81 करोड़ 86 लाख मीट्रिक टन खरीदी। रबी की फसल 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी। उस समय जब यूपीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार ने 35 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन खरीदी है। और अलग अलग दलहन की और तिलहन की खरीदी भी, जैसा मैंने अभी बताया, तिलहन 47 लाख 75 हजार मीट्रिक टन खरीदी जाती थी। एनडीए की सरकार ने 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन खरीदी है। दलहन 6 लाख 29 हजार मीट्रिक टन 10 साल में वहां खरीदी। हमने 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन खरीदी है। किसान को उसके उत्पाद का पूरा दाम देने का हमने प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 64, श्रीमान मिलन मुरली दियारा। First, the third supplementary, Shriman Mastan Rao Yadav Bida. Sir, thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity, sir. Sir, under the able leadership of our Honorable Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh is positioning itself as a national AI hub with more than $26 billion invested into Visakhapatnam to make it the data center capital of India and the world. The Andhra Pradesh is simultaneously pushing AI-driven governance and education in our capital city, Amaravati, announcing an AI university with global partners with NVIDIA and embedding AI and tools like chatbot in school curricula to build a long-term talent pipeline, sir. With India set to host the AI World Summit in 2026, I would like to ask the Honourable Minister whether there are any plans to host events in different cities during the summit, and if so, could our state be considered as a host for one of the events, sir? Thank you, sir. Honourable Minister. Honourable Chairman, sir, Honourable MP has raised a very important point. Indeed, India is emerging as a major player in the entire development of technology, whether it is AI, whether it is semiconductors, whether it is drone technology. Everywhere, the focus is on getting a major say in the way technology is being developed. And it is part of that initiative that the AI Impact Summit will be organized in February 2026. And as a run-up to that Impact Summit, Honourable Chairman, sir, more than 200 events have been organized throughout the country. And like the way G20 was organized throughout the country, in the same way the AI Impact Summit is also being organized throughout the country. More than 2 lakh students and researchers have already participated in these events so far, in the side events so far, the run-up to the main summit. And this is really giving a very good exposure to the young minds so that they also understand what the world of technology is moving towards. So this is and indeed, Andhra is an integral part of that journey, like every other state. I would also like to thank Honourable Member for raising the point of AI Hub in Andhra. Yes, there are so many new data centers getting established throughout the country, whether it is Andhra, Maharashtra, Uttar Pradesh, everywhere new data centers are coming up, which is a great infrastructure for the new world where productivity and new technology is going to play a major role in our daily lives as well as in our professional lives, Honourable Chairman, sir. Second supplementary, Niraj Dangi.
माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा, सरकार द्वारा एआई हब स्थापित करने के लिए कौन कौन से शहर और स्थान तय किए गए हैं, इनका चयन किन मापदंडों के आधार पर किया गया है और इन एआई हब में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार किन उद्योगों और स्टार्टअप के साथ जो है सहयोग कर रही है। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, एआई के हब्स और एआई के डेटा सेंटर्स और एआई की फैसिलिटीज, एआई लैब, इन सब को डेवलप करने के लिए देश भर में एक इंडिया एआई मिशन के तहत काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का विजन दिया है। टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने के विजन के तहत चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एआई मिशन हो, इन सब में देश भर में नागरिकों को, सिटीजन्स को एम्पावर किया जा रहा है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करे और अपने नए सॉल्यूशंस निकाले। इसमें देश में कई जगह एआई के बहुत अलग अलग तरह के काम चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसमें एआई मिशन में टोटल 7 पिलर्स हैं। उन 7 पिलर्स के बारे में डिटेल वर्णन दिया गया है उत्तर एनेक्शर 1 में, इस आंसर के स्टेटमेंट में। सबसे पहला पिलर है एआई कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी। इसके तहत देश के सभी छात्रों को एक नई फैसिलिटी मिल पाए जो कि अगर वो खुद स्टैब्लिश करना चाहते तो बहुत महंगी होती। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी करने के विजन के तहत कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी क्रिएट करवाई, जिसमें 38,000 जीपीयूज आज स्टूडेंट्स को ऑलरेडी अवेलेबल हैं और इसमें कॉस्ट जो दुनिया में करीब $3 के आसपास आती है, यहाँ लेस देन $1 पे छात्रों को अवेलेबल किया गया है। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, 30 ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप की गई हैं, अभी तक अप्रूव की गई है, जो कि देश के नागरिकों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्लाइमेट चेंज में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, गवर्नेंस में, लर्निंग डिसेबिलिटीज को ओवरकम करने में, उन सब में उनका उपयोग हो। साथ ही साथ एआई कोष के माध्यम से करीब 251 एआई मॉडल्स जो कि ओपन सोर्स मॉडल्स हैं अपलोड किए गए, जिनको यूज करके कई जगह छात्र कई नए इनोवेशंस कर रहे हैं। और भारत की डिजिटल सॉवरेंटी के विजन के तहत करीब 12 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो आज एआई के फाउंडेशनल मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी है उसमें। और फ्यूचर स्किल्स के लिए 500 पीएचडी फेलोज, 5000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 8000 अंडर ग्रेजुएट्स को सपोर्ट करने का एआई मिशन के तहत प्रोविजन किया गया है। 27 डेटा लैब्स और एआई लैब सेट की गई है और इसमें सारा फोकस है टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जाने का। और इसमें कई तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, कई तरह की रिसर्च की जा रही है, डेटा एनोटेशन पे, डेटा क्यूरेशन पे, डेटा क्लीनिंग पे और डेटा साइंसेस पे कंप्लीट इसमें रिसर्च और ट्रेनिंग दी जा रही है। और 174 आईटीआईज और पॉलिटेक्निक्स अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, एआई स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग के लिए और एआई में जो सेफ्टी का कंसर्न है उसको ध्यान में रखते हुए एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट में 13 प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एआई मिशन का काम देश में चल रहा है। श्रीमान सुजीत कुमार जी। Sir, I would like to take this opportunity to compliment our Honorable Prime Minister for articulating his vision of making India a $1 trillion digital economy. And also I wish to commend the Honorable Minister for his leadership in implementing that vision. And his ministry, MeitY, has been largely responsible for this vision's implementation, sir. Sir, the Honorable Minister spoke at length about the India AI mission, and also the answer which I have in front of me gives a detailed response to the various components of this mission and its activities. Sir, my specific query to the Honorable Minister is what is the ministry doing or under the AI mission
to support AI-based startups, because we have so many promising startups in the country today who are leveraging the power of AI to solve the challenges of our country. So he briefly mentioned about AI startup financing, but I would really appreciate if you could give some detailed elaboration. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, Honorable Member has raised a very important point. The startup support and startup financing is a major part of the India AI mission. We are working with the venture capital, we are working with incubators, we are working with universities to make sure that the startups get the support that they need. Some of the common compute facility which has been provided under this AI mission is also supporting the startups in reducing their cost of development. And today, as per the industry estimates, almost 30% of all startups are basically AI-based startups, and that's a very major achievement for the country. In the last 11 years, India has emerged as the third largest startup ecosystem. Honorable Chairman, sir, 11 years ago we had just about 400 startups, and today we have more than 1,70,000 startups, more than 100 unicorns. That is the success of our Prime Minister's focus on innovation and the program of Startup India. Srimati Sudhamurthy ji. Thank you, sir, for giving me an opportunity. Sir, I want to know through you that AI is very important. I know February you have a World Summit. Many global leaders are coming. But we at Rajya Sabha people, we are elderly people, House of Elders it is called, we should be trained to understand, because AI is not something meant for only youngsters in engineering college or in management. We should know how AI is used in agriculture, because agriculture is our backbone. AI is used in culture, which is our history and our culture of India. AI is used in medicine, AI is used in every part of life, but how we will get that idea? Unless ministry gives us expert training or lectures arranged for all people at our Rajya Sabha, we will be able to participate in these discussions. Dhanyawad. Honorable Chairman, sir, Honorable Member has raised a very important point. I would like to say that the focus of the India AI mission is on climate change, disaster management, healthcare, which Honorable Member referred to, agriculture, which is the backbone of our economy. That is again a big focus, governance, culture, assistive technologies for learning disabilities, and these are the sectors that we are specifically supporting as a part of the India AI mission. Dr. Fawzia Khan ji. Thank you, sir. Sir, since the NASSCOM BCG AI Adoption Index 2023 highlights significant regional disparities in AI readiness and access to compute resources, may I ask whether the ministry has assessed if the proposed AI hub in Andhra Pradesh addresses these gaps, and why criteria for selecting states under the India AI mission not been publicly released, sir? The AI companies and the firms which are setting up their data centers, they decide which place they would like to go. And in the spirit of cooperative federalism, absolutely in the spirit of cooperative federalism, we support whichever firm or whichever industry participant wants to come to India. We look at the entire country as one country, and wherever they want to set up, we support from our side. That is the philosophy with which we are working. From the government mission, the AI mission, we are covering the entire country in a very regionally balanced way. That is what I would like to assure the honourable member. And I've given the numbers in the past, how many number of data labs, how many number of AI hubs we are setting up as a part of the AI mission, which is throughout the states and UTs in the country. Now, question number 65. That is normally 1 hour. My request to you, sir, since all the Indigo flights today from Delhi are cancelled, we should carry on for 1 more hour.
Or everyone, ministers will also want. Sir, we can't go anywhere. All the flights that's okay. are It has cancelled. been already replied. Sir, This point has been already replied. Yes. Question. The House stands adjourned to meet at 2 p.m.